आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के अध्याय गैसीय अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैसीय अवस्था। ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है और अणुओं के बीच में दूरी न्यूनतम। इस कारण ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित रहते हैं। द्रव अवस्था में अंतर आणविक दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा और अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में दुर्बल होते हैं। इस कारण द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, हालांकि उसका आयतन निश्चित रहता है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाए उसी पात्र का आकार वो ग्रहण कर लेता है। गैसीय अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं और अंतर आणविक दूरी अधिकतम। अणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। यही कारण है कि गैसीय अवस्था में न तो आकार और न ही आयतन निश्चित रहता है। किसी गैस को जिस भी पात्र में रखा जाए वो उस पात्र का पूरा आयतन ऑक्यूपाई कर लेती है और उसी पात्र का आकार वो ग्रहण कर लेती है। कारण यही कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल इतना कम होता है कि वे आसानी से एक दूसरे से दूर जाकर पूरा स्पेस जो भी अवेलेबल है उनके लिए वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से द्रव्य की सबसे कॉम्पैक्ट स्टेट जो है वो ठोस अवस्था और सबसे सरल अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था। आज हम इसी सरलतम अवस्था गैसीय अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गैसों को मूलतः हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आदर्श गैस या आइडियल गैस और दूसरी वास्तविक गैस या रियल गैस। आइडियल गैस हम उसे कहेंगे, आदर्श गैस हम उसे कहेंगे जो सभी ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन कर सके। दूसरी तरफ जो गैस के नियमों का पालन सभी ताप और दाब पर नहीं कर सकती उसे हम वास्तविक गैस या रियल गैस कहते हैं। अब ये गैस के नियम क्या हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने गैस के व्यवहार पर आधारित उनकी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड कुछ नियम प्रतिपादित किए। उनमें से पहला नियम है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, जो कि बॉयल के द्वारा 1662 में दिया गया। इस नियम के अनुसार जब हम किसी गैस को स्थिर ताप पर रखते हैं तो उस गैस पर हम जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका आयतन कम होता जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकली हम इस नियम को इस तरह से लिख सकते हैं: V is inversely proportional to P। आयतन, किसी गैस का आयतन उस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं: PV, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, K तो किसी गैस के दाब और उसके आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होता है स्थिर ताप पर।
तो ये है बॉयल का नियम। दूसरा नियम है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, या इसे हम गे लुसक्स लॉ भी कहते हैं। ये नियम किसी गैस के आयतन और ताप के बीच में संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का दाब हम स्थिर रखें तो उस गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। V is directly proportional to capital T। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V upon T is a constant, V upon T is equal to K। K यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हमने ताप की जगह परम ताप शब्द प्रयोग में लाए हैं। हम परम ताप को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी हमेशा एब्सोल्यूट स्केल पर टेम्परेचर को बताता है। यहाँ यदि हम ताप को किसी और स्केल जैसे सेल्सियस स्केल में यदि रिप्रेजेंट करें तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गैस शुरू में से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 283 केल्विन के। अब मान लीजिए हमने इस गैस का परम ताप डबल कर दिया, 283 का दुगना यानी 566 केल्विन कर दिया। तो इस नियम के अनुसार इस गैस का आयतन भी दुगना हो जाना चाहिए क्योंकि परम ताप दुगना हो गया। अब 566 केल्विन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? 283 डिग्री सेल्सियस के। 293 क्योंकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर 293 बढ़ाया है, 283 बढ़ाया है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 283 से जब हम बढ़ाएंगे तो ये 293 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 293 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल नहीं है, ये लगभग 29 गुना है, लेकिन आयतन कितना बढ़ा? 2 गुना। तो क्योंकि परम ताप में बढ़ोतरी 2 गुना हुई है इसलिए आयतन में भी बढ़ोतरी 2 गुना हुई है। इसलिए जरूरी ये है कि यहाँ पर जो हमने T यूज किया है वो एब्सोल्यूट स्केल यानी परम ताप हो। तो ये था चार्ल्स का नियम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी गैस का आयतन और उसके परम ताप का अनुपात स्थिर दाब पर एक स्थिरांक होता है। इसी तरह से गैस का एक और नियम है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोस लॉ। ये नियम गैस के आयतन और अणुओं की संख्या में संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर सभी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होती है। अर्थात यदि हम ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस तीनों के हम 1-1 लीटर लें और तीनों गैसों को हम एक ही ताप और एक ही दाब पर रखें तो इन तीनों गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी, चाहे उसका अणुभार गैस के अणुओं का कितना भी हो, लेकिन अणुओं की संख्या सबकी एक समान होगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इस नियम के लिए कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के अणुओं की समान संख्या द्वारा घेरे गए आयतन भी समान होंगे। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि V is directly proportional to capital N
n जो है वो अणुओं की संख्या बता रहा है। इसी नियम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। आयतन जो है वो स्मॉल n के समानुपाती है। स्मॉल n यहाँ पर है मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। और आपको मालूम है कि मोलों की संख्या जो है वो हम किस तरह से बताते हैं, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय n0। n0 क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मान क्या होता है, n0 एवोगैड्रो संख्या इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो समान ताप और समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में मोलों की संख्या भी समान होगी। ये था एवोगैड्रो का नियम। तो आदर्श गैस, हमने उन गैसों को कहा जो बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो नियम का पालन करती हैं, और वास्तविक गैसें वो जो इन नियमों का पालन सभी ताप और दाब पर नहीं करती हैं। इन तीनों नियमों को हम एक नियम में कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें बॉयल्स लॉ में आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ आयतन परमताप के समानुपाती है, और यहाँ आयतन अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के समानुपाती है। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n T अपॉन P। आयतन अणुओं की संख्या मोलों की संख्या के समानुपाती, परमताप के समानुपाती और दाब के व्युत्क्रमानुपाती। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R n T अपॉन P। या इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूं PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन जो है ये कहलाती है आदर्श गैस समीकरण या आदर्श गैसों की अवस्था समीकरण। यहाँ कैपिटल R जो है वो गैस स्थिरांक है। तो किसी आदर्श गैस के लिए ये नियम है आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन जो कि आइडियल गैसेस के लिए लागू होता है। तो हर वो गैस जो इस गैस इक्वेशन का सभी ताप और सभी दाब पर पालन करेगी वो तो है आदर्श गैस, और वो गैस जो इस आदर्श गैस समीकरण का पालन हर ताप और हर दाब पर नहीं कर सकती वो कहलाएगी वास्तविक गैस। तो ये तो हुई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि आदर्श गैस क्या है और वास्तविक गैस क्या है। अब कुछ टर्म्स जो हमारे काम आएंगी इस चैप्टर में वो हम यहाँ ले रहे हैं। पहले लेते हैं कि मोलर आयतन क्या होता है, मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। आयतन आपको मालूम है और हम यहाँ बात कर रहे हैं मोलर आयतन की। मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि किसी निश्चित ताप एवं दाब पर एक मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन कहते हैं, और मोलर आयतन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Vm से। गैस के आयतन को अगर हम मोलों की संख्या से भाग दे दें तो वो हो जाता है मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर n मोल गैस का आयतन V है, तो Vm जो है वो हो जाएगा V अपॉन n के बराबर। सामान्य ताप और दाब पर हम
मोलर आयतन का अगर कैलकुलेशन करें, सामान्य ताप और दाब, यानी ताप जब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन और दाब जब हो 1 वायुमंडलीय दाब, तो ये कंडीशंस कहलाती हैं सामान्य ताप एवं दाब, यानी एनटीपी। एनटीपी पर किसी गैस का, यानी आदर्श गैस का 1 मोल का आयतन 22.413 लीटर होता है। आजकल एनटीपी की जगह एसटीपी यूज किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब जो है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो होता है 1 बार, और एसटीपी पर आदर्श गैस का आयतन जो है वो है 24.789 लीटर। तो मोलर आयतन की जो हम बात कर रहे हैं, यानी 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर है 22.413 लीटर और मोलर वॉल्यूम है एसटीपी पर 24.789 लीटर। इसी तरह से एक और टर्म है मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मोलर द्रव्यमान यानी किसी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान। यदि किसी गैस के n मोल हैं तो इसका गैस का कुल द्रव्यमान m होगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू m के। मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द गैस। इस मोलर मास को हम SI सिस्टम में किलोग्राम पर मोल में और CGS सिस्टम में ग्राम पर मोल में व्यक्त कर सकते हैं। मोलर आयतन और मोलर मास का संबंध, मोलर वॉल्यूम और मोलर मास का संबंध हम इस तरह से दिखा सकते हैं। Vm इज इक्वल टू m अपॉन रो। रो गैस का घनत्व उस ताप और दाब पर जिस पर 1 मोल गैस का आयतन Vm है। तो मोलर मास और मोलर वॉल्यूम ये बताने के लिए कि गैस के 1 मोल का आयतन और द्रव्यमान कितना है। गैसीय अवस्था में सिलेबस की शुरुआत होती है। इसका प्रारंभ होता है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये सिद्धांत क्यों दिया गया? क्योंकि जो अभी हमने गैस के नियम पढ़े वो सभी नियम प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाले गए थे। इन नियमों के लिए उस समय कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। बाद में कई वैज्ञानिकों ने, जैसे क्रोनिंग, क्लॉजियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान आदि ने गैसों के लिए यह सिद्धांत, अणुगतिक सिद्धांत विकसित किया और इस सिद्धांत की मदद से हम गैसों का व्यवहार और गैस नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या है ये सिद्धांत? इसके खास पोस्टुलेट्स जो हैं, अभिग्रहित जो हैं, वो क्या है? पहला, इस सिद्धांत में ये माना गया है कि हर गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये गैस, इस गैस के कण बहुत अधिक खाली स्थान में फैले रहते हैं, यानी अणुओं के बीच में खाली जगह इतनी ज्यादा होती है कि अणुओं का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है।
ये काइनेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट, जहां ये अज्यूम किया गया है, ये माना गया है कि गैस अवस्था है वो बनी होती है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर। वो कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और इन कणों के बीच में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि कणों का जो वास्तविक आयतन है वो गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा पॉइंट, गैस के अणु सभी दिशाओं में निरंतर गतिमान रहते हैं। लगातार रैंडम मूवमेंट होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, और जब रैंडम मूवमेंट है तो ऐसा करने में वो पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वो लगातार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। अणुओं का वेग एक जैसा नहीं होता, सभी अणु एक जैसे वेग के नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अणुओं का वेग कम, कुछ का बहुत ज्यादा, कुछ का मीडियम, तो सभी अणुओं के वेग एक समान नहीं होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है इस काइनेटिक थ्योरी का कि गैस के अणु ठोस होते हैं, गोलाकार होते हैं और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। सॉलिड, स्फेरिकल एंड कंप्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक से क्या मतलब? इलास्टिक हम उन बॉडीज को कहते हैं कि जब वो टकराएं, या आपस में टकराएं या पात्र की दीवारों से टकराएं, तो किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं हो। यानी जितनी ऊर्जा से अणु टकरा रहा है दूसरे अणु से या पात्र की दीवार से, उसी ऊर्जा से वो वापस लौटेगा। किसी भी तरह की ऊर्जा का जो लॉस है, जो कमी है ऊर्जा में, वो नहीं होगी। तब तो अणु प्रत्यास्थ कहलाएगा, और अगर वो अप्रत्यास्थ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा वो कोलिजन के दौरान। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ अणुओं का मतलब कि जब जब वो आपस में या पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तब तब वो अपनी एनर्जी मेंटेन रखते हैं, एनर्जी में, ऊर्जा में कमी नहीं होती है। क्योंकि अगर ऊर्जा में कमी हो जाती टकराने से, तो क्या होता कि धीरे धीरे अणुओं की ऊर्जा इतनी कम हो जाती कि उनका मूवमेंट, उनकी गतिशीलता शून्य हो जाती और वो अणु नीचे सेटल हो जाते, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए अणुओं की ऊर्जा में कमी नहीं होती है टकराने के दौरान। इसलिए ये माना गया कि गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। नेक्स्ट अभिग्रहित इस अणुगतिक सिद्धांत का कि ये माना गया कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता, नगण्य होता है। ये एज्यूम करने का, ये मानने का कारण ये, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जितना भी स्पेस गैस के लिए अवेलेबल होता है, गैस वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। ये तभी संभव है जब गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ना हो, ताकि वो सरलता से एक दूसरे से दूर जा सके। तो इसलिए ये माना गया कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है। साथ ही गुरुत्व बल का भी अणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल्स पर नहीं होता। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अणुओं को अपनी ओर खींचता तो परिणाम क्या होता कि गैस के अणु पात्र के तल पर नीचे बैठ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये माना गया कि गुरुत्व बल का अणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पांचवा पोस्टुलेट, गैस का जो प्रेशर है, जो दाब उत्पन्न होता है, वो किस कारण होता है कि गैस के अणु जो लगातार गतिशील हैं और वो लगातार पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं, इस टकराने के कारण गैस का दाब उत्पन्न होता है।
जब जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो वो जो बल लगता है दीवार पर, उसके कारण दाब उत्पन्न होता है। तो गैस का दाब गतिशील अणुओं के पात्र की दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। अंतिम बिंदु अणुगतिक सिद्धांत का कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम टेम्परेचर ताप अणुओं का बढ़ाएंगे, वैसे वैसे गैस की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा जो है वो परम ताप के समानुपाती होती है। तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा, गैस के अणु सभी दिशाओं में निरंतर गतिमान रहते हैं और इस प्रक्रिया में वे आपस में तथा पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं और अपनी दिशा बदलते रहते हैं। अणुओं के वेग समान नहीं होते हैं। तीसरा, गैस के अणु ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। इसलिए जब भी वे आपस में या पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी नहीं होती। फोर्थ पॉइंट, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है और अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल भी नगण्य होता है। पांचवा, गैस का दाब गतिशील अणुओं के निरंतर पात्र की दीवारों से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। अंतिम बिंदु, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। तो ये था गैस का अणुगतिक सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर किस तरह से गैसों का गतिक समीकरण व्युत्पन्न करेंगे वो हम अगले क्लास में बताएंगे।